वेलकम बैक जी। ये हमारे चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। हमने पहले जो अभी तक बात बात की थी, हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। जो हमारी जो हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने उनकी बात बात की थी और हमने उसकी हायरार्की की बात की थी डिटेल के साथ। आज हम बात स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की। और हमने कहा था कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ऑर्गेनाइज इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। अब एक्चुअली ये है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक प्रोसेसर भी हो सकता है, मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं। आपके सिस्टम में मल्टीपल लॉजिकल और फिजिकल कोर्स भी हो सकती हैं। आपका ओएस की नेचर ऐसी हो सकती है कि वो आपके हर प्रोसेस को एज अ सिंगल यूनिट लेके सॉल्व करे। और आप या ऐसा भी आपका ओएस हो सकता है कि वो एक प्रोसेस के मुख्तलिफ थ्रेड्स बना दे, जिसे हम डिटेल के साथ आगे इंशाल्लाह 5th चैप्टर में देखेंगे कि उसके मुख्तलिफ थ्रेड्स बना दे और हर थ्रेड को एक कोर मिले, या एक कोर आपके एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करे। तो ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ आपकी नेचर पे। ठीक है जी। तो इसका एक जर्नल जो है, एक पूरा स्नैरियो मैं उसे इस डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ कि आपके थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन मल्टीपल सीपीयूज या कोर्स करती हैं। ठीक है। और इन सब की कम्युनिकेशन मेमोरी के साथ थ्रू कैशेज और रजिस्टर्स होगी, लोकल बफर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा कैशे में आएगा ये आपकी मेन मेमोरी से आएगा। ठीक है। और डाटा आपका स्वैप इन स्वैप आउट भी मेन मेमोरी के साथ होगा। ठीक है। इसके साथ साथ आपके प्रोग्राम या आपकी उस सॉफ्टवेयर में, या आपको जो जॉब आपके प्रोसेसर साहब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनमें कुछ जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो सारी की सारी वो भी आपकी मेन मेमोरी या रैम में मौजूद होंगी। और वो भी आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के थ्रू स्वैप इन और स्वैप आउट होंगी। और हम इसे इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये एक्चुअली एक पीसीबी में स्टोर होती हैं। हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसमें ये उस वक्त बनता है, ये ओएस उस वक्त बनाता है जब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर या आपकी कोई भी प्रोग्राम पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आता है। यहाँ पे आपका मेमोरी एलोकेशन, रिसोर्सेज, डाटा और आपके कोड्स, इंस्ट्रक्शन कमांड्स, आपकी हर चीज़ मौजूद होती है और इसमें स्टैक भी होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके सीपीयूज होते हैं वो डिवाइसेस के साथ कैसे करते हैं कि कम्युनिकेट, उनके लिए हमने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था कि उनके लिए हमारे पास डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। आपके सीपीयू से अगर किसी डिवाइस की तरफ अगर हमारा कंट्रोल होगा शिफ्ट, ठीक है, तो उनके लिए हमें इंटरप्ट चाहिए। डाटा रीड करना है, राइट करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हमें अलहदा से इंटरप्ट चाहिए। ठीक है। और इंटरप्ट को इंशाल्लाह हम 2nd और 5th 6th चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, कभी कभी आपकी डिवाइसेस डायरेक्ट मेमोरी से डाटा ले लेती हैं। हम उस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए। ठीक है। जब हम प्रोसेसेस को पढ़ेंगे 5th चैप्टर में तो हम इसे इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये पिछली जो हमने डायग्राम देखी है ये उससे सारा कुछ थ्योरी ली गई है। मोस्ट सिस्टम्स यूज अ सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर। मोस्ट सिस्टम हैव स्पेशल पर्पस प्रोसेस एज वेल। इनकी आपके मॉडल पे करता है डिपेंड, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये उस पर करता है डिपेंड। ठीक है। आजकल हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग इस तरीके से करते हैं कि ये तमाम आपकी प्रोसेसर या मल्टीपल कोर्स जो हैं ये आपस में टाइटली कपड़ होते हैं। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसिंग और मल्टीपल कोर्स का हमें फ़ायदा ये होता है जी, इससे हमारे सिस्टम की जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और हमारे जो स्केल ऑफ द सिस्टम या इकोनॉमी है वो भी हमारी इंक्रीज़ होती है, और हम अपने सिस्टम पे ज़्यादा अच्छे से रिलायबल
यानी कि अपने सिस्टम पे रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोसेसिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, एक सिमेट्रिक और एक होती है जी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारा ईच प्रोसेसर आपके एक स्पेशल या स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा होता है। और सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके तमाम प्रोसेसर्स के साथ तमाम प्रोसेस को बार बार या बारी बारी या टाइम शेयरिंग के लिहाज से उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं। मुख्तलिफ CPUs हैं जी, मुख्तलिफ CPUs हैं जो कि अपने डाटा आपके रजिस्टर से लेते हैं, और रजिस्टर्स में डाटा आता है जी आपके रजिस्टर से डाटा आता है जी आपकी कैशे से, और कैशे से डाटा आता है मेमोरी में। और ये इन आउट दोनों के लिए होता है, यानी कि अगर डाटा ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक मॉडल। और अगर हम कोर्स की करें बात, तो हर कोर के साथ रजिस्टर्स या बफर्स, कैशे और फिर मेन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी कि हमारे पास एक क्लस्टर कंप्यूटर का कंसेप्ट है जो कि सिमिलर है मल्टीपल प्रोसेसर्स के लिहाज से। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि मल्टीपल सिस्टम वर्किंग टुगेदर, यानी कि एक ही वक्त में तमाम सिस्टम एक ही जॉब पे काम कर रहे होते हैं, और इससे हमारी सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी थ्रूपुट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यूजली ये शेयर करते हैं एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए तमाम डेटा या तमाम रिसोर्सेज। ठीक है, हम उन्हें बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क SAN। ठीक है, प्रोवाइड अ हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज विच सर्व फेलियर, जो कि आपके फेलियर से आपको बाहर निकालेगी हर हाल में, क्योंकि आप अब डिस्ट्रीब्यूटेड माहौल पे हैं। ठीक है, और ये आपस में मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं अगर इस केस में एक काम है और सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं, और ये सिस्टम क्रैश हो जाए, ठीक है, तो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो आपका OS क्या करता है, ऐसे सिस्टम से आपके जो फेलियर्स हैं उनसे आपको बाहर निकालता है। ठीक है, ये दो किस्म की आपकी क्लस्टरिंग हो सकती है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होती है, इसमें आपके पास एक मशीन आपको सिर्फ स्टैंड बाय मोड पे होती है। ठीक है, ये आपस में अगर काम कर रही हैं तो ये वाली सिर्फ मॉनिटर कर रही होगी, और इनमें से कोई एक अगर ख़राब होती है तो ये उसे आके रिप्लेस कर देती है। ठीक है, ये हम स्टैंड बाय पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक। ठीक है, और एसिमेट्रिक हमारे पास ऐसे क्लस्टर्स होंगे जिसमें मल्टीपल नोड्स रनिंग एप्लीकेशंस मॉनिटरिंग ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जितने भी क्लस्टर्स हैं ये साथ के साथ काम भी कर रहे होंगे और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रहे होंगे। इससे होगा क्या कि कोई एक नोड अगर काम करना छोड़ देती है तो क्योंकि ये वाला आपका क्लस्टर इससे मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक है, तो वो उसके ज़िम्मे जो टास्क होगा ये अपने ज़िम्मे ले लेगा और हम उस फेलियर से बच जाएंगे। Some clusters are for hyper performance computing, या हम उन्हें बोलते हैं HPC। application must be written to use parallelization। ठीक है, ये पैरेलल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर्स होते हैं ताकि आपके कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होते हैं उन्हें हम रोक सकें। ठीक है, ये उसकी एक डायग्राम है जिससे आपको क्लस्टर्स का आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ कंप्यूटर एक स्टोरेज नेटवर्क या SAN पे के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और ये आपस में भी कनेक्टेड है।
ठीक है, ये हमने देखा था कि सिमेट्रिक में होते हैं, ठीक है, और ये एक ही टास्क पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम कंप्यूटर से सिस्टम से हटके अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास शुरू में सिंगल प्रोसेसर और सिंगल प्रोसेसिंग थी। एक प्रोसेसर सिर्फ एक वक्त में एक ही जॉब करता था एग्जीक्यूट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती थी हम दूसरी जॉब की तरफ स्विच नहीं करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब हमें एफिशिएंसी चाहिए थी तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करवाई। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज जॉब्स, कोड्स एंड डाटा, ठीक है। जॉब हमारी एक्चुअली कोड और डाटा होती है। सो CPU ऑलवेज हैज़ एटलीस्ट वन प्रोसेस या जॉब टू एग्जीक्यूट। हर वक्त में एक ही जॉब तो कर रहा होगा, लेकिन उसमें हम स्विचिंग करते रहते हैं। अ सबसेट ऑफ टोटल जॉब इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। सारी की सारी आपकी जो जॉब्स होती हैं वो मेमोरी में क्यू बनते हैं और वहाँ पे स्टोर होती हैं, ठीक है। शुरू में ये स्टैक होता था और स्टैक के बाद हमने फिर क्यूज लाए, फिर हमने लिंक लिस्ट रहा, आजकल हम ट्रीज पे करते हैं काम, ठीक है। हम इंशाल्लाह इसे आगे जाके देखते हैं। वन जॉब सेलेक्टेड एंड रन वाया जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलर क्या करता है, वो आपकी ये वाली जॉब उठाएगा और CPU को देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस वन बाय वन कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है। जॉब शेड्यूलर का जो काम है, हम इसे इंशाल्लाह प्रोसेसेस और थ्रेड्स के चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। व्हेन इट हैज़ टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट बाउंड वो स्विचेस टू अनदर जॉब। अगर आपका ये वाली जॉब अभी एग्जीक्यूट हो रही है, अगर मेरी ये वाली जॉब अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, और ये किसी न किसी इनपुट आउटपुट बाउंड में आ गए हैं, तो हमारा जो जॉब शेड्यूलर होता है ये इस जॉब से प्रोसेसर को इस जॉब से खींच के यहाँ पे कर देता है शिफ्ट, ठीक है, और ये आपके इनपुट आउटपुट बाउंड में आ जाती है, ठीक है। और जब आपका प्रोसेसर इसे एग्जीक्यूट कर लेगा, इसे भी, फिर वो यहाँ पे होगा शिफ्ट और फिर इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। या जब ये वाला प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट बाउंड पूरा कर लेगा तो जॉब शेड्यूलर फिर से CPU का जो शिफ्ट है वो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कर देगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जिससे हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हुई है, रिलायबिलिटी भी, और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है इन विच CPU switches jobs so frequently that user can interact with each job while it is running, क्रिएटिंग इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग। हम इसे इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम इतना कम होता है कि हम इसे लेस देन 1 सेकेंड काउंट करते हैं। Each user has at least one program executing in main memory, जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं। If several jobs ready to run at the same time, CPU scheduler जो है वो उसे शेड्यूलिंग का काम करता है। If processor does not fit in memory processes, ठीक है, swapping moves them, एक स्वैपिंग करते हैं हम प्रोसेसेस की मेन मेमोरी और आपकी जो हमारी SSDs होंगी हमारी या परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। इसके बाद अगर यानी कि हम जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, कभी कभी हम उसका कुछ एरिया एज वर्चुअली हम उसे मेन मेमोरी के तौर पे भी कर लेते हैं यूज़, तो हम उसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। दैट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस नॉट कंप्लीटिंग इन मेमोरी। जो हमारी मेन मेमोरी में अगर जगह नहीं है तो हम उन्हें टेम्प्रेरी तौर पे वर्चुअली वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। हम इसे इंशाल्लाह डिटेल के साथ मेमोरी मैनेजमेंट और जब हम प्रोसेसेस की जब करेंगे बात तो हम इंशाल्लाह इसे देखेंगे। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑपरेशन के मोड हैं हम उसी कर लेते हैं बात। बेसिकली ये दो मोड्स पे करता है काम। एक होता है इसका यूज़र मोड और एक होता है कर्नल मोड, जो हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर मोड भी कह सकते हैं। ड्यूल मोड ऑपरेशन अलाउस OS टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए है, ये उसकी प्रोटेक्शन है। एंड फ्रॉम अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। दो इसके मोड्स हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। मोड बिट प्रोवाइडेड बाय हार्डवेयर, इट provide ability to distinguish when system is running user mode or
कर्नल मोड, ये स्विचिंग होती रहती है और इसमें ये काबिलियत होती है कि ये आइडेंटिफाई कर सके कि मैं कौन से मोड पे अभी करंटली एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी बहुत सारी गेम्स जब आप खेल रहे होते हैं तो आजकल आपको एंड्रॉयड जो है वो आपको गेमिंग मोड में भी, एंड्रॉयड के साथ साथ ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था आपके iOS ने। ठीक है, कि आप यूज़र मोड और जो कर्नल मोड है उससे हट के एक प्रिविलेज्ड जो है वो आपका गेमिंग मोड है, उसमें आप स्विच कर जाते हैं जिसमें ज़्यादा जो आपके ग्राफिकल रिसोर्सेज हैं और आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी गेम को ही कंट्रोल करने में लग जाते हैं। और आजकल हम गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं तो ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग इंजन के एक काम वो मुख्तलिफ टास्क के साथ इंगेज होता है, तो हमें फोकस करना पड़ता है सिर्फ जॉब्स पे। और इसके लिए आजकल GPUs भी मार्केट में आ चुके हुए हैं। सिस्टम कॉल चेंज मोड टू कर्नल रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट टू इट यूज़र मोड। हम एक सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं जो इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती है। ये आपके मोड को एक मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट कर देती है। अच्छा जी, CPU सपोर्ट मल्टीपल कोर ऑपरेशन वर्चुअल मशीन में मैनेजर होता है जो आपके वर्चुअल मशीन को मैनेज करता है। नेक्स्ट है जी आपकी ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड। ये टाइम टू प्रीवेंट इनफाइनाइट लूप। अगर आप कोई एक प्रोसेस है वो एक मोड में है और वो एक ऐसे लूप में आ गया जो इनफाइनाइट है, जो आपकी प्रोसेस को हमेशा लेके बैठ जाता है, तो उसके लिए हमें टाइमर या इंटरप्ट टाइमर की ज़रूरत होती है। टाइमर इज सेट टू इंटरप्ट द कंप्यूटर आफ्टर सम टाइम, कीप अ काउंटर दैट इज डिक्रीमेंटेड बाय अ फिजिकल क्लॉक। उसकी हम क्लॉक, एक प्रोसेस की क्लॉक जो है वो टाइम बाय टाइम डिक्रीज करते रहते हैं, जो कि फिजिकल ओरिजिनल क्लॉक होती है। OS सेट द काउंटर प्रिविलेज मोड में एक ऐसी इंस्ट्रक्शन आपकी प्रोसेस के साथ अटैच कर देता है, और जैसे ही आपका टाइम एक्सपायर होता है या आप ज़ीरो पे पहुंचते हैं उस काउंटर की, तो एक इंटरप्ट जनरेट होती है और आपका CPU जो है वो आपकी प्रोसेस से लेके किसी और प्रोसेस को दे दिया जाता है, जो कि आपकी क्यू में होता है। ठीक है, सेटअप बिफोर शेड्यूलिंग अ प्रोसेस। ठीक है, और ये उसके साथ चलता रहता है। ये आपकी यूज़र मोड है और ये कर्नल मोड है। जैसे आपकी प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है एक टाइम पे पहुंचती है या आपका टाइम एक्सपायर होता है, आप कॉल करते हैं जनरेट, एक इंटरप्ट या ट्रैप होती है जनरेट, जो कि उसे हम डील किया जाता है। फिर हम वापस से एक सिस्टम कॉल के थ्रू हमारे उस प्रोसेस यानी कि हम यूज़र मोड में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपकी प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस की मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पहले जो मेन एंटिटी है वो एज अ पैसिव स्टेट और एक्टिव स्टेट होती है। पैसिव स्टेट आपकी वो है जब आपका प्रोसेस किसी भी कोड, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, और एक एक्टिव स्टेट ये है कि वो एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, बेशक उसे करंटली एग्जीक्यूट बेशक ना किया जा रहा हो। ठीक है, एवरी प्रोसेस नीड रिसोर्सेज। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए CPU चाहिए होता है, मेमोरी चाहिए होती है, इनपुट आउटपुट या फाइल्स चाहिए होती हैं, उसे कुछ डाटा चाहिए होता है। ठीक है जी, प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्ड्स रिक्लेम ऑफ एनी। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसकी टर्म ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज होती हैं वो सारे उससे ले लिए जाते हैं। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर, ये हम पहले बात कर चुके हुए हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली वन एट अ टाइम अंटिल कंप्लीशन। वन बाय वन ही करता यूज़, हम पहले बात कर चुके हुए हैं और आपने इसे PF में भी पढ़ा होगा। मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेसेस हैज़ वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। आपके हर थ्रेड के लिए अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होता है, और ये आपका जो प्रोग्राम काउंटर है ये आपके PCB का हिस्सा होता है। ठीक है, टिपिकल system has many processes, some users, some operating system running concurrently on one or more CPUs concurrently by multiplexing the CPU among the processes and
थ्रेडिंग, आपका एक वक्त में एक से ज़्यादा कंकरेंसी को हम जब करते हैं अचीव, तो आपकी प्रोसेसेस के साथ साथ वो थ्रेड्स पे भी कर कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एन ओ एस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या क्या होती हैं? क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस, ठीक है जी। सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेसेस, सस्पेंड कब होगा? जब वो इनपुट आउटपुट बाउंड में आएगा, या मेमोरी या कोई और चीज़, ठीक है, जो आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोक दे, ठीक है। सस्पेंड करना, और जब वो सस्पेंशन जिस वजह से हुई थी वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसे रिज्यूम करना प्रोसेस को। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, इसकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक मैकेनिज्म करना। प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट भी कर सकता है, जो हमने अभी बात की क्लस्टरिंग में भी ऐसा होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, अगर आप किसी डेडलॉक पे आ गए हैं तो उससे किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, अवॉइड किया जाए और उससे रिकवर किया जाए, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है जी? ठीक है, पहले हमने हायरार्की पढ़ी थी, अब हम उसकी मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन ऑल और अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी, तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन या उसका कुछ हिस्सा आपकी रैम में होना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें कि आपका कोई प्रोग्राम सारा के सारा रैम में आ गया, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम आपकी रैम में नहीं आ सकता। हम उसके लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा कि आपने गेम इंस्टॉल की है 16 GB की, ठीक है, और आपके पास जो सिस्टम में मेमोरी है वो सिर्फ 2 GB है, ठीक है। तो आपकी पूरी की पूरी जो गेम है 16 GB की, वो आपकी 2 GB में नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमें उसका कुछ पार्ट चाहिए होगा, एक राउंड फर्ज कर लेते हैं जो आप करंटली खेल रहे होंगे, ठीक है। वो सिर्फ वही कंसर्न्ड मॉड्यूल आपके मेमोरी में लोड करेगा और उसी को फिर एग्जीक्यूट कराएगा, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो पिछले राउंड को आपकी मेमोरी से यानी कि स्विच करके आपका नया मॉड्यूल जो होगा उसे लोड कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट, ऑल और पार्ट ऑफ द डाटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन मेमोरी, आपका डाटा मेमोरी में ही होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट इज इन द मेमोरी, हाउ एंड व्हेन, आपकी मेमोरी में कब क्या क्यों होना चाहिए, सब का सब आपका क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, और ये आपका ओएस करता है। ऑप्टिमाइजिंग CPU यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूज़र्स, अगर आप मेमोरी को अच्छे से मैनेज या ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आपकी सिस्टम की यूटिलाइजेशन और उसका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या हैं? कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी एज currently be used and by whom, deciding which process or a part of that and data to move into and out of that memory, allocating and deallocating memory space as needed। हम इससे जो अभी गेम वाली हमने लिए एग्जांपल, आप इन 3 पॉइंट्स को अगर उसके साथ कनेक्ट करके अगर आप उसे देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मैस स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होती है? यूजली डिस्क यूज टू स्टोर डाटा दैट डज नॉट फिट इन द मेमोरी, और डाटा मस्ट बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द मेमोरी इज अ सेंट्रल इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारा सब कुछ है डाटा, हमारी सबसे की चीज़ जो है, जो हमारा सरमाया होता है प्रोसेसर ने जिसे प्रोसेस करना है वो डाटा ही है, और उसने मेमोरी में उस स्टोर करना होता है। इंटायर स्पीड ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन डिपेंड ऑन डिस्क सबसिस्टम एंड इट्स एल्गोरिदम। अब मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज कलेक्शन और डिस्क शेड्यूलिंग। ये वहाँ पे होता है जब आपके पास एक से ज़्यादा डिस्क होती हैं। लाइक हमने अभी देखा था कि हमने कहा था कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और एक हमारे पास SSD है। तो आपके CPU में क्या चीज़ कहाँ जानी है, क्यों एंड सो फोर्थ। सम स्टोरेज नीड टू बी फास्ट, कुछ हमारे पास स्टोरेज को तेज़ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। टेरिटरी स्टोरेज इंक्लूड्स ऑप्टिकल स्टोरेज और मैग्नेटिक टेप्स, स्टिल मस्ट बी मैनेज बाय OS और एप्लीकेशंस।
वेरिस बिटवीन वॉर्म्स, राइट ओनली, रीड मैनी टाइम्स एंड रीड राइट। ये कुछ राइट्स होते थे, आजकल तो नहीं है कि हमारे पास एक सीडी जो है एक दफ़ा अगर आप राइट कर देते तो वो रीड होती थी बार बार, लेकिन वो राइट नहीं हो सकती थी। देखिए हम उन्हें राइट वंस एंड रीड मैनी टाइम्स बोलते थे, और हमारे पास शुरू में कुछ फ्लॉपीज होती थी, हम उन्हें इनके इस किस्म का रेस्ट्रिक्ट कर देते थे कि वो एक दफ़ा ही रीड और एक दफ़ा ही राइट होती थी। लेकिन आजकल हमने इससे हट के ऐसे मेमोरी बना ली है जिससे हम बार बार रीड और बार बार राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें आपके पास रजिस्टर्स, कैशेस, मेन मेमोरी, एसएसडीज और मैग्नेटिक डिस्क्स आपकी हार्ड डिस्क हैं, उसके साइजेस आपको बताए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्सेस टाइम, बैंड विड्थ मैनेज बाय, इसे कौन मैनेज करता है, रजिस्टर्स को, और रजिस्टर्स को आपके कंपाइलर करते हैं मैनेज। ठीक है, और आपकी कैशे को आपकी ये है हर हार्डवेयर के साथ होती है तो उसका हार्डवेयर कंसर्न। ठीक है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी, एसएसडीज और मैग्नेटिक टेप्स को या डिस्क्स को आपके ओएस करते हैं मैनेज। ठीक है, और उसके बाद बैकअप उससे कौन कौन देता है, रजिस्टर को बैकअप देता है कैशे, कैशे को बैकअप देती है मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को डिस्क्स ही करती हैं, और जो कि आपकी एसएसडीज या आपकी टेप टाइप जो कुछ भी है वो। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि आपका एक डाटा माइग्रेटिंग, इस डायग्राम में हम एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में लेके जा रहे हैं। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैशे, और उसके बाद रजिस्टर। जब हमने मेमोरी हायरार्की देखी थी तब भी यही चीज़ थी, और अब भी ये चीज़ है जो मैं आपको पहले से बता चुका हुआ हूँ। मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट मस्ट प्रोवाइड कैशे कोहेरेंसी in hardware such that all CPUs have the most recent value in its cache। के आपके पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और उस एक ही वैल्यू एक को एक्सेस कर रहे हैं तो कैशे की जो कोहेरेंसी है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि हर मेमोरी में या हर जगह सिमिलर वैल्यू या अपडेटेड वैल्यू ही पड़ी हुई हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम इसे रेस कंडीशन के तौर पे जब इसे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ तो आपको इसका आइडिया इंशाल्लाह 5th चैप्टर में हो जाएगा। 5th नहीं, आई थिंक आपको लेटर आगे जाके आपको इंशाल्लाह बता देंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट सिचुएशन इवन मोर कम्प्लेक्स, जैसे से हम सिस्टम्स को कंबाइन करते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो आपका जो ये सिचुएशन है आपकी कंकरेंट मेमोरी की या वैल्यूज़ की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जी आपका इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स। वन पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट इज़ टू हाइड ओएस इज़ टू हाइड इंडिविजुअलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर डिवाइस फ्रॉम द यूज़र। अभी हमने एसिमेट्रिक प्रोसेसेस की थी बात कि जब इनपुट आउटपुट इंटरप्ट की थी बात कि वो आपकी इंटरप्ट जनरेट करके आपको ये बता देता है कि इनपुट आउटपुट इंटरप्ट है, लेकिन ये नहीं बताता था कि कौन से हार्डवेयर ने इंटरप्ट कॉल की है। ठीक है, और सिमेट्रिक क्या करता था कि आपको उस कंसर्न हार्डवेयर डिवाइस के साथ अटैच करता था बाय यूजिंग आपकी हार्डवेयर आईडी, इनपुट आउटपुट आईडी। ठीक है, तो इसे मैनेज करना ओएस के लिए बहुत ज़्यादा इशू है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है स्ट्रीमिंग के लिए। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि इनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट इंक्लूडिंग बफरिंग जो कि है आपकी स्टोरिंग डाटा टेम्परेरी वाइल इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, कैशिंग जो कि है आपका स्टोरिंग पार्ट ऑफ डाटा इन फास्ट स्टोरेज फॉर परफॉर्मेंस, स्पूलिंग द ओवरलैपिंग ऑफ आउटपुट ऑफ वन जॉब विद इनपुट ऑफ अदर जॉब। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट है नहीं, कैशिंग का, स्पूलिंग का और बफरिंग का। ठीक है, जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस जो हम पहले बात कर चुके हुए हैं, ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस की हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं। अब ओएस को प्रोटेक्शन भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। हमने पहले बात की थी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने
आपको सर्विसेज देनी है यूज़र को भी और किसी और प्रोग्राम्स को भी और किसी और कंप्यूटर को भी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई और कंप्यूटर नेटवर्क वाला या आपके साथ नेटवर्क अटैच कोई और कंप्यूटर है और उसकी किसी एप्लीकेशन ने आपके प्रोसेसर को ले लिया है, तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज का आप पे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो आपके ओएस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपको उसे सिक्योर भी करना है, ठीक है। अब इसे हम देख लेते हैं कि इस टर्म में थोड़ा सा फ़र्क क्या है। अ कंप्यूटर सिस्टम रनिंग विद मल्टीपल यूजर्स एंड अलाउ कंकरेंट मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन, देन एक्सेस टू डाटा मस्ट बी रेगुलाइज्ड, उसे रेगुलाइज होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन चाहिए आपके पास और सिक्योरिटी चाहिए। प्रोटेक्शन क्या होती है? मैकेनिज्म एक ऐसा होना चाहिए, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेसेस को लिमिटाइज करना है, आपके एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है, और यूज़र्स या जो उसके यूज़र्स हैं टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द ओएस जो उसकी बाउंड्री डिफाइन कर देगा, सिर्फ उसी तक ही उसे लिमिटाइज करना और उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑन द अदर हैंड क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स, जो आपको अटैक्स आ सकते हैं किसी भी रिसोर्स को होल्ड करने के लिए, ठीक है, उनसे रोकना, ठीक है। ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनाइल ऑफ सर्विसेज, वॉर्म्स, वायरसेस, आइडेंटिफाइड, बहुत सारे आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, वायरसेस मौजूद हैं और इन्हें कंट्रोल करना ओएस का काम है, लेकिन बहुत सारे ओएस ये नहीं कर पाते, तो उनके लिए मुख्तलिफ एंटीवायरसेस का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, और आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड अमंग यूजर्स टू डिटरमाइन हु कैन डू व्हाट, ठीक है, आप हर किसी के राइट्स दे देते हैं। यूज़र आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स नेम, एसोसिएट नंबर्स 1 पर 1, यानी कि ये आपकी यूज़र आईडी और सिक्योरिटी आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड यूनिक होते हैं। यूज़र आईडी देन एसोसिएटेड विद ऑल फाइल्स प्रोसेसेस फॉर दैट यूज़र टू डिटरमाइन एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपका एक यूज़र है जो कि सिर्फ अगर आप बैंक की लेते हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो कैशियर होगा वो सिर्फ आपके कैश के फ्लो को कर सकता है, यानी कि ये नहीं कि वो कोई चीज़ इंसर्ट कर दे, वो आपकी एक और मॉड्यूल है जो कि आपके डाटा वो चेंज कर सकता है, ठीक है जी। तो आपके एक्सेस राइट्स होते हैं, ठीक है जी। मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप भी एलएमएस करते हैं यूज़, मैं भी एलएमएस करता हूँ यूज़, ठीक है। मैं आपकी इनरोलमेंट्स देख सकता हूँ अगर मैं आपका बैच एडवाइज़र हूँ, लेकिन आप इनरोलमेंट कर नहीं सकते, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप उन्हें व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें लिमिटाइज कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप आइडेंटिफायर्स अलाउ सेट ऑफ यूजर्स टू बी डिफाइंड एंड कंट्रोल मैनेज्ड, ठीक है। देन आल्सो एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस, वो हर प्रोसेस के साथ उसकी ग्रुप आईडी भी अटैच हो जाती है। प्रिविलेज्ड एस्केलेशंस अलाउज यूजर टू चेंज टू इफेक्टिव आईडीज विद मोर राइट्स, अगर अपने राइट्स दिए हुए हैं और प्रिविलेज मोड में वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपके साथ वो आपके डाटा के साथ या आपकी आईडीज़ के साथ वो चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ओएस का या हमारे कर्नल का डाटा स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअली ये आपको सिर्फ बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आपने आगे जाके प्रोसेसेस की पे जब हम बात करेंगे तो हमें डाटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए। आपके शुरू में प्रोसेसेस स्टैक में रखे जाते थे, उसमें कुछ फ्लॉ था, ठीक है। स्टैक को फिर हमने ओवरकम किया, रिप्लेस किया विद क्यू में भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिले, फिर हमने सर्कुलर क्यू किए या डबल एंडेड क्यूज़ किए इम्प्लीमेंट, लेकिन वो भी इसलिए हमें नाकाफ़ी रहे कि हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ आ रहे थे इश्यूज़, इसलिए हमने सिंपली लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद फिर कुछ थे इश्यूज़ के जब हमने यानी कि रिवर्स आना होता है या यानी कि करंट हमारे पास जो डाटा सेक्शन है उससे पिछले डाटा सेक्शन का और नेक्स्ट का दोनों का नॉलेज नहीं होता, तो फिर हमें डबली लिंक लिस्ट बनानी पड़ी। फिर हमें सर्कुलर लिंक इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। फिर हमें कर्नल स्ट्रक्चर के लिए हमें ट्रीज़ को यूज़ करना पड़ा। आजकल हम ट्रीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं।
ठीक है। अब हम कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो हमने शुरू में कहा था कि आपकी ओएस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी नेचर पे करते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट्स की कर लेते हैं बात। पहला है जी ट्रेडिशनल, जो आपका सिंगल पर्पस, सिंगल अलोन या पर्सनल कंप्यूटर है, या पोर्टेबल कोई भी आपका पीसी है, ठीक है। वो क्या होता है जी कि पोर्टेबल पोर्ट्स वो सिंगल पर्पस होगी, ठीक है। मोस्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो भी वो सिंगल यूज़र ही है, ठीक है। पोर्ट्स प्रोवाइड वेब एक्सेस, आपकी पीसी में पोर्ट्स होती हैं जो आपको वेब एक्सेस तक लेके जाती हैं, ठीक है। और हम उन्हें नेटवर्क कंप्यूटर के साथ उसे लिंक भी कर सकते हैं विद वेब टर्मिनल्स, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड वाया वायरलेस नेटवर्क, और नेटवर्किंग बिकम्स ग्लोबल आजकल हो चुके हैं और हम उसे फायरवॉल से गुजारते हैं। दूसरी है जी आपकी मोबाइल डिवाइस, ये हैंडल होती हैं, हमने स्मार्टफोन्स टैबलेट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है बाकी सारों से, लैपटॉप से, पर्सनल कंप्यूटर से। एक्स्ट्रा फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, लाइक जीपीएस, जायरोस्कोप्स और नेविगेशन सोन, ठीक है। अलाउड यूज़ 802.111 आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, और आपकी सैटेलाइट मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है, ठीक है जी। इनमें आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास गूगल का एंड्रॉयड है और आपके पास एप्पल का iOS है, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली हेट्रोजीनियस सिस्टम नेटवर्क टूगेदर, सिमिलर या अलग-अलग मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स जो कि नेटवर्क के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। नेटवर्क इज़ द कम्युनिकेशन पाथ, ये आपका TCP IP हो सकता है, लैन वैन पैन और मैन हो सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ हमें चाहिए होता है जो कि फीचर्स करता है बिटवीन सिस्टम अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। हमने सर्वर्स भी बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की क्लाइंट सर्वर, इसमें आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और वो एक सर्वर से अपने डाटा ले रहे होते हैं या उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? डंप टर्मिनल्स सप्लाइड बाय द स्मार्ट पीसीज, मैनी सिस्टम्स नाउ सर्वर, ये आपका सर्वर है। रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट, इसने जो भी रिक्वेस्ट करनी है वो यहाँ पे इंटरटेन होगी, नेटवर्क से होती हुई फिर से उसे मिल जाती है। कंप्यूटर सर्वर सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द क्लाइंट टू रिक्वेस्ट सर्विसेज, ठीक है। सेम वही बात होगी। फाइल सर्वर सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस फॉर क्लाइंट टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, ये आपका LNS बेस आप समझ लें। पेयर टू पेयर, इसमें तमाम जो क्लाइंट्स होंगे, नोड्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और ये आपके वॉइस ओवर IPs या रिलेट चैट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड अदर मॉडल जो है हमारा P2P does not distinguish client and server, instead all nodes are considered paired, ये आपके पेयर के तौर पे होती है। ये एक पेयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक एंड सो ऑन सो फॉर्थ। मैनी each act as a client server, both node must join P2P network। ये आजकल आपके वॉइस ओवर IPs पे चलता है। आजकल आप गूगल चैट करते हैं, स्काइप करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, कि उन पे बेस करता है। वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? अलाउ OS टू रन एप्लीकेशन विदाउट अदर OS, सॉरी विद इन अदर OS, वास्ट एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री। आजकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ये आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। Emulations used when CPU when resources CPU may different from target types, PC पावर PC और इंटेल डिफरेंट। हम ये देखते हैं जनरल स्लोअर मेथड्स है। वर्चुअलाइजेशन OS नेटिवली कंपाइल फॉर CPUs रनिंग गेस्ट
ओएसएस यानी कि आप अगर विंडोज़ कर रहे हैं यूज़ और आप उसमें अगर आप लिनक्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअल मशीन मैनेजर या वर्चुअल बॉक्स चाहिए होता है। ठीक है, आजकल इसकी बहुत 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 ज़्यादा डिमांड मौजूद है। वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली क्या है कि आपका प्रोसेस है, कर्नल और एक हार्डवेयर है। प्रोग्राम इंटरफेस क्या है, उसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उनके लिए आप अलग-अलग आपके पास मल्टीपल कर्नल्स हैं और उनके आपने अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स बना ली हैं और उन सब को मैनेज करने के लिए वर्चुअल मशीन मैनेजर है और हार्डवेयर आपका एक ही है। ठीक है, ये आप फ़र्ज़ कर लें आपका विंडोज़ है, ये आपका लिनक्स है, ये भी आपका iOS है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उनमें आने वाले प्रोसेसेस उनके कंसर्न कर्नल्स एग्जीक्यूट करेंगे और कर्नल आपकी वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हुए वर्चुअल मशीन मैनेजर उन्हें कंसर्न हार्डवेयर के साथ अटैच करेगा और उनसे रिक्वायर्ड टास्क कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है जी? क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली आपके पास ऐसा वर्चुअलाइजेशन है जो कि आपको तीन चीज़ें देता है, सैस, पैस और एस, SaaS, PaaS और IaaS। Amazon EC2 has thousands of servers, millions of virtual machines, petabytes of storage, available access to the internet, bypassed on storage। अब SaaS, PaaS और एस क्या होती है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आपको इंटरनेट, कुछ सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर आपके पास नहीं है तो क्लाउड आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी क्लाउड की तीन टाइप्स होती हैं जी, टाइप्स हैं जो कि लिस्ट होती हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक होता है अवेलेबल बाय इंटरनेट टू एनीवन विलिंग टू पे। प्राइवेट क्या होता है? रनिंग बाय कंपनी फॉर द कंपनी ओन यूज़। हाइब्रिड क्या होता है? इंक्लूड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड कंपोनेंट। उसकी वर्किंग कुछ कैसे होती है? आपका इंटरनेट क्लाउड कस्टमर जो है वो उसका इंटरफेस, ठीक है, आपका इंटरनेट उस इंटरफेस को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और क्लाउड मैनेजमेंट कमांड है वो भेज दी जाएगी आपके क्लाउड को, जहाँ पे आपका क्लाउड मैनेजमेंट की कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर्विसेज मौजूद हैं, सिस्टम कॉल मौजूद हैं, वो इस क्लाउड की जो रिक्वेस्ट होगी उसे इंटरटेन करेगी। ठीक है, फिर उस जो आपकी स्टोरेज और आपकी वर्चुअल मशीन्स जो आपको रिक्वायर्ड होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी, ठीक है, वो आपकी लोड बैलेंसिंग के तौर पे आपकी फायरवॉल से पास करके इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है जी। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम मोस्ट प्रिवेंटली फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, वेरी कंसिडरेबल स्पेशल पर्पस, लिमिटेड पर्पस ओएस। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अगर आपने एक कमांड दी है, फ़ौरन से रियल टाइम में उसे एग्जीक्यूट किया जाए, यानी कि रन टाइम इन्वायरमेंट में। मैनी अदर स्पेशल कंप्यूटिंग environment as well, some have OSs, sorry ये थोड़ा सा ज़्यादा, some plan perform task without an OS, ये हम उसी ग्रिड पे भी कर लेते हैं। बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है वो हम सर्वर के बजाय उसी पॉइंट पे कर लेते हैं। रियल टाइम ओएस हैज़ वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कॉन्स्ट्रेंट। आपको इसमें टाइम कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास जैसे ही रिक्वेस्ट आई है उसी टाइम में, रियल टाइम में आपने उसे एग्जीक्यूट करना होता है। प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन कॉन्स्टेंट, इसी टाइम कॉन्स्टेंट के साथ ही किया जाता है। क्विक रिस्पॉन्ड, लाइफ सेविंग सिचुएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। करेक्ट ऑपरेशंस ओनली इफ़ कॉन्स्टेंट नीड्स, और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जी जो आपको बाइनरी कोड नहीं देते, आपको बाइनरी कोड या बाइनरी वर्जन नहीं देते आपके ओएस का, बल्कि आपको सोर्स कोड ही दे देते हैं। ठीक है, काउंटर टू द कॉपी प्रोडक्शन होती है उसकी, एंड उसके डिजिटल राइट जो होते हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले आपके लिनक्स के जो
फाउंडर थे, उनकी तरफ से लिनक्स को मैनेज करने के लिए एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि आपको ये राइट देती है, ये पावर देती है कि आप अपने ओएस को खुद से ऑर्गेनाइज, मैनेज, सिक्योर करें, ठीक है। अगर आपके करंट ओएस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनकी कम्युनिटी पे जाएं, ठीक है, और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताएं, ठीक है, वो उन्हें सॉल्व करके आपको उसकी अपडेट देंगे। क्या अगर आपको खुद से उसे मैनेज करना आता है तो आप उस ओएस में जाके एक और कमांड, एक और एडिशन करेंगे, खुद से उस ओएस में कोई चेंजिंग कर सकते हैं या उसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ऐसे ओएस को हम क्या क्या कहते हैं, ओपन सोर्स। लिनक्स हमारी इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मैक आईओएस पे, मैकिंटॉश और आईओएस पे, विंडोज़ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इनिशिएटेड बाय फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, हम इसे बोलते हैं FSF, विच कॉपी लेफ्ट GNU पब्लिक लाइसेंस, GPL हम इन्हें बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है जी इसकी GNU लिनक्स एंड BSD यूनिक्स, ठीक है। लिनक्स एक्चुअली यूनिक्स पे बेस करती है, जो और BSD यूनिक्स है, उसी को बेस करते आपका मैकिंटॉश OS X बनाया गया है, जो कि क्लोज सोर्स है मैक iOS, लेकिन वो बेस्ड क्योंकि BSD यूनिक्स और लिनक्स पे करता है, ठीक है, तो उसी के बेसिक कर्नल को यूज़ किया जाता है आपके मैक OS X में। अच्छा, इट कैन बी VMM लाइक virtual मेयर प्लेयर, VMware VMware प्लेयर फ्री ऑन विंडोज़, और आपका जो आपका ओपन सोर्स और मैनी प्लेटफॉर्म होते हैं, आप वर्चुअल बॉक्स, एक मैं ये लिंक दे दिया, आप इससे आगे डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इस चैप्टर की समरी क्या है कि हमने आज बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, फिर हमने मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस किए ओएस के, ठीक है, फिर हमने बात की कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स की, फिर हमने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया जी। इससे रिलेटेड मैंने आपको 6 कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप देखिएगा और विद इन 4 डेज़ आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ये ईमेल करेंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन। थैंक यू जी। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। पार्ट 1 और 2 आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।